Assalamu alaikum everybody. I am Dr. Shahid Kokar and this is 27th lecture for the subject of operations and supply chain management. As you know, in this chapter we are discussing about the theory of constraints and we want to see how we can manage these constraints in the operations management. In the previous lecture, we have talked about managing bottlenecks in services industry, and in this lecture, we will focus on the managing bottlenecks in manufacturing processes. So, this lecture is about manufacturing processes, and these bottlenecks can be all type of manufacturing processes, just like job processes or batch processes, line processes and the continuous processes. So bottlenecks जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो 4 टाइप्स हैं उसमें से किसी एक प्रोसेस में हो सकती हैं. इस लेक्चर में हम लोग जो है स्पेसिफिकली जो पहली 2 टाइप्स हैं जॉब प्रोसेस एंड द बैच प्रोसेस उसके ऊपर फोकस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि दैट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द बॉटलनेक्स एंड देन हाउ वी कैन रिलीव द बॉटलनेक्स. If you see your slide, and here he is talking about identifying the bottlenecks. In the slide, he is talking about setup times and their associated cost affect the size of the lots traveling through the job or the batch process. इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मीन बाय द सेटअप टाइम. तो सेटअप टाइम मीन्स कि आप एक वर्क स्टेशन को स्टार्ट करने के लिए जो टाइम आपको रिक्वायर्ड है कि वो अपनी फंक्शनिंग पोजीशन के अंदर आ जाए उसको हम लोग जो है सेटअप टाइम का जो है वो नाम देते हैं. फॉर द सिंपल एग्जांपल यू माइट टेक द एग्जांपल ऑफ द फोटोकॉपी मशीन. कभी आप लोग फोटोकॉपी मशीन पे फोटोकॉपी करवाने गए हो एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द डे, तो यूजुअली व्हेन ही प्रेस द start button, so it normally takes 5 minutes for the functioning of the machine. So the initial time which a machine use to be in a functioning position उसको हम लोग जो है setup time का नाम देते हैं. यहाँ पे वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो setup times हैं और उनके साथ जो associated cost है वो actually affect करती है size of the lots, यानी कि जो मटेरियल चल रहा है जॉब प्रोसेस में और बैच प्रोसेस में उसका जो साइज़ है उसको इफ़ेक्ट करता है. और इस सेटअप टाइम को अगर हम लोग जो है रिड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन मेक अ हाई एफिशिएंसी और वी कैन अचीव द हाई एफिशिएंसी एंड वी कैन मेक द मोर प्रोडक्ट्स. नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं कि इस सेटअप टाइम को जो है वो मिनिमाइज़ करने की कोशिश करती हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बेसिकली बढ़ सके. मूविंग ऑन, here he has given the example which is example 5.2, and in this example we will see how you can identify the bottleneck if you are dealing with the job process or the batch process. So if you read your slide, you can see
there is a company Diablo Electronics manufactures 4 unique products A, B, C and D that are fabricated and assembled in 5 different workstations. So in simple terms you can say कि एक कंपनी जो है वो 4 तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो बना रही है और उन 4 तरह की प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए उसको 5 तरह के वर्क स्टेशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं और इसके लिए जो वो बैच प्रोसेस जो है उसको अडॉप्ट कर रहा है एज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्मॉल बैच प्रोसेस. Moreover, you can say each workstation is staffed by a worker who is dedicated to work a single shift per day at an assigned workstation. इसका मतलब ये है कि जो वर्क स्टेशन है उस पर आपने जो है एक वर्कर जो है उसको असाइन किया हुआ है और वो उसी वर्क स्टेशन पर जो है सारा दिन काम करेगा जो वहाँ पे आपने उसको जो है वो असाइन किया हुआ है. बैच सेटअप टाइम्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट दे कैन बी कंसिडर्ड नेग्लिजिबल. वो कह रहे हैं कि इस एग्जांपल में हम लोगों ने जो सच बैच सेटअप टाइम है यानी कि एक बैच ख़त्म होने के बाद जो नया बैच शुरू होएगा वो सेटअप टाइम जो है उसको बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया है और यू कैन अज्यूम इट इज़ अ नेग्लिजिबल और वेरी स्मॉल. देन ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि इस सारे प्रोसेस को उसने एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट विच इज़ फिगर 5.2 इज़ अ फ्लो चार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. Diablo can make and sell up the limits of its demands per week. और उस चार्ट के अंदर उसने बताया है कि एक प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है एक वीक के अंदर और जो कंपनी है वो उस वीक के में जितनी उसकी डिमांड है उसको वो सेल कर सकती है एंड नो पेनल्टीज आर इंकर्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू मीट ऑल द डिमांड. और अगर कंपनी जो है तमाम की तमाम डिमांड जो है वो मीट नहीं करती तो उसकी कंपनी के ऊपर जो है पेनल्टी कोई नहीं है. नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द 5 वर्क स्टेशंस हैज़ द हाइएस्ट यूटिलाइजेशन एंड दस सर्व एज द बॉटलनेक फॉर द Diablo इलेक्ट्रॉनिक्स. इस एग्जाम्पल में वो ये कहते हैं कि जो 5 वर्क स्टेशन है उनको आप लोग जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि किसकी यूटिलाइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है और बेस्ड ऑन द हाइएस्ट यूटिलाइजेशन you can determine that workstation as a bottleneck and then obviously you will try to relieve the bottlenecks. So that is the scenario of the example which we will discuss in this lecture. In the next slide we will see the flow chart of the manufacturing process. As you can see in this flow chart, if you start from the top, on the extreme left side he is talking about a product A और इसको उसने जो है रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल विच आर बीइंग यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट ए और इसकी जो वैल्यू होएगी दैट इज़ द $5 और इस रॉ मटेरियल को वर्क स्टेशन वी जो है उसके ऊपर 30 मिनट्स रिक्वायर्ड है एंड दैट इज़ द स्टेप 1 फॉर द प्रोडक्ट ए. On the next step on the workstation Y it required a 10 minutes and after workstation 2 there is $5 another purchased part which will be used in the manufacturing of the product A or after using this purchased part you are required to spend 10 minutes on the workstation X. And here he is talking about कि जो product A है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए 3 वर्क स्टेशन की इन्वॉल्वमेंट है वी वाई एंड एक्स. वी के ऊपर 30 मिनट्स लगेंगे, स्टेप 2 में वाई के ऊपर 10 मिनट्स लगेंगे और सिमिलरली इसी तरह जो है जो वर्क स्टेशन एक्स है उसके ऊपर जो है वो 10 मिनट्स लगेंगे. तो दैट्स हियर टॉकिंग अबाउट कि प्रोडक्ट ए की जो प्राइस है दैट इज़ 75 पर यूनिट वेयर एज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज़ द 60 यूनिट्स पर वीक. सो एज ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए आपको जो है जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है उसकी कॉस्ट क्या है और जो वर्क स्टेशन इन्वॉल्व होएंगे उस पर कितना टाइम जो है वो लगेगा. सिमिलरली यू कैन सी द प्रोडक्ट बी वेयर ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि रॉ मटेरियल विल बी यूज्ड बाय द $3 then it will be processed at the workstation Y where it will take the 10 minutes. After that you will add up a purchased part for the product B whose value is the $2 and then
you will apply 20 minutes at the workstation X, that is the second workstation for product B, और इस product की जो price है that is $72 per unit and the demand of the product B is the 80 units per week. So in the same manner you can understand that product A, product B manufacture हुई है, then you are manufacturing the product C by involving step 1, step 2, step 3. The price is the $45 per units and the demand is the 80 units, and then he is talking about the product D is manufactured by involving the workstation W, Z and Y, और उसकी जो प्राइस है 38 है और जो डिमांड है वो बेसिकली 100 यूनिट्स पर वीक है. तो इन दिस फ्लो चार्ट ही इज टॉकिंग अबाउट कि यू आर प्रोड्यूसिंग 4 प्रोडक्ट्स एंड देर आर 5 workstations, but all the workstations are not being used for all the products. For the different products you are using the different combination of the workstations. Moving on, हम लोग क्या करेंगे कि हम इसका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्कस्टेशन है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल डिटरमिन कि हु इज़ द बॉटलनेक अमंग द वर्कस्टेशंस. In the next slide he is talking about identify the bottleneck by computing the aggregate workload at the each workstation. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है जितने जो 5 वर्कस्टेशंस है इनका जो वर्कलोड है उसको एग्रीगेट टर्म्स में कंप्यूट करेंगे और देन वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द बॉटलनेक. द नेक्स्ट स्टेप वुड बी द फर्म वांट्स टू सेटिस्फाई एज मच ऑफ द प्रोडक्ट डिमांड इन अ वीक एज इट कैन. और जो प्रोडक्ट डिमांड है जो कि वीकली उन लोगों ने मेंशन की हुई थी, कंपनी चाहती है कि वो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को जो है वो डिलीवर कर सके अकॉर्डिंग टू द डिमांड. द थर्ड पॉइंट इज ईच वीक कंसिस्ट ऑफ द 2400 मिनट्स ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम. यानी कि अगर जो है 5 जो है वर्क स्टेशन हैं और वो एक वीक में 5 दिन काम करते हैं और एक दिन में वो 8 घंटे काम होता है, तो आपके पास जो अवेलेबल यूनिट्स अवेलेबल मिनट्स आएंगे इन फॉर अ प्रोडक्शन टाइम दैट वुड बी 2400. नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट कि मल्टीप्लाइंग द प्रोसेसिंग टाइम एट ईच स्टेशन फॉर अ गिवन प्रोडक्ट विद द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड पर वीक yields the workload represented by the product. इसके लिए जो है अगर हम लोग ये जो फोर्थ पॉइंट है इसको समझने के लिए we should go on the next slide where there is a table in which he has created a table और जिसमें उसने बताया है कि एक वर्क स्टेशन जो है उसके ऊपर कितना लोड है. ये पॉइंट 4 को हम लोग जो है एक्सप्लेन करते हैं in the next slide, and then he is talking about these loads are summed across all the products going through a workstation to arrive at the total load for the workstation, which is then compared with the others and then the existing capacity of the 2400. ये जो फिफ्थ पॉइंट है इसको भी हम लोग जो है अगली स्लाइड में जाके जो है वो एक्सप्लेन करेंगे. तो मूविंग ऑन, ही इज टॉकिंग अबाउट नाउ यू आर कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट workload for each workstation, and as you can see in your slide जो पहला वर्कस्टेशन है his name is V. इसका जो लोड है उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं by computing the load from product A, load from product B, load from product C and load from product D. 60 की जो वैल्यू है that is the demand of the product per week और 30 minute is the time which is required by the product A at workstation V. तो 60 multiply by 30 is equal to 1800 minutes. और ये जो वर्कस्टेशन है ये एक्चुअली सिर्फ प्रोडक्ट A को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से इसका जो एग्रीगेट टाइम है या जो एग्रीगेट लोड है इन द मिनट्स दैट इज़ द 1800. सिमिलरली वी विल सी फॉर द वर्क स्टेशन W जिसमें प्रोडक्ट A की प्रोडक्शन जो है वो उसमें वो इस्तेमाल नहीं होता, प्रोडक्ट B की प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल नहीं होता. दैट्स वाई हेयर ही इज मेंशन 00. प्रोडक्ट C की प्रोडक्शन के लिए W वर्क स्टेशन को यूज़ करते हैं. 80 इज़ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट C, 5 इज़ द मिनट रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट. टोटल टाइम इज़ बीइंग यूज्ड
by the second workstation for the product C is 400. Similarly, that workstation is being used for the product D. 100 is the demand, 15 is the minutes, and 1500 minutes. This 1500 minutes plus 900 minutes is equal to the 1900 minutes, and that is the total load for the workstation W. Similarly, we will calculate the total load for the X, Y and Z, and as you can see the result that वर्कस्टेशन X का जो वर्कलोड है दैट इज 2600 मिनट्स एंड जो टोटल लोड है फॉर द वर्कस्टेशन Y दैट इज 2300 मिनट्स एंड सिमिलरली द टोटल लोड फॉर द वर्कस्टेशन Z इज द 1400 minutes. So here he has mentioned the total load by the each workstation, and as you can see the workstation X जिसका वर्कलोड जो है वो 2600 मिनट है, जबकि आपका जो प्रोडक्शन अवेलेबल टाइम है दैट इज़ 2400 मिनट्स. सो इफ़ यू कंपेयर दिस 2600 विद द 2400 तो यू कैन सी दिस वर्क स्टेशन इज़ ओवरलोडेड considering the available production time in per week, and based on that you will see that the X workstation is a bottleneck for this manufacturing process. As you can see in the slide, he is talking about these calculations show that the workstation X is the bottleneck because the aggregate workload at the X exceeds the available capacity of 2400 minutes per week. So in this way you can find the bottleneck of the small batch processes manufacturing concern, और जिसमें जो है हम लोग उसका जो है टोटल लोड जो है वो कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल कंपेयर इट विद द अवेलेबल कैपेसिटी पर वीक फॉर दैट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. So that was the example of identifying the bottleneck in the manufacturing process. That's all for today's lecture. If you have any question, please do comment in the Google Classroom, or you may consult with your co-teacher for the better explanation. That's all for today's lecture. See you next time.